हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आयरन के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा था और आज का अपना वीडियो है कॉपर के निष्कर्षण पर। जिस प्रकार से अपन ने आयरन का निष्कर्षण पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से कॉपर का निष्कर्षण करना है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन कॉपर को निष्कर्षित करेंगे। कॉपर के मोस्टली जो अयस्क पाए जाते हैं उसमें मोस्टली होता है कॉपर का पायराइट CuFeS2। शुरू में अपन ने पढ़े थे अयस्क, उसमें देखा था कॉपर का ये अयस्क मोस्टली पाया जाता है, जिसे कॉपर पायराइट नाम से जानते हैं। इसके अलावा कॉपर पायराइट हो गई, तो मोस्टली तो यही पाया जाता है कॉपर पायराइट, या फिर इसके अलावा कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर का सल्फाइड, ये भी मोस्टली पाए जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड, इसको रूबी कॉपर के नाम से इसका नाम रखा था अपन ने शुरू में, रूबी कॉपर, और ये है कॉपर ग्लांस। तो ये इनके नाम है, मोस्टली ये सबसे ज्यादा। इसके अलावा ऑक्साइड और सल्फाइड भी पाए जाते हैं। तो इन अयस्कों का अपने को करना क्या है? सबसे पहला काम वही है, जो क्रेशर की सहायता से इनको पीस करके आप इनका क्या बना लेंगे, चूर्णित कर लेंगे, इनको पाउडर बना लेंगे। ठीक है, पहला प्रोसीजर हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। चूर्णित करने के बाद में आपको करना है सांद्रण। मोस्टली अयस्क है सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड तो बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर सल्फाइड के रूप में होते हैं कॉपर के। तो सांद्रण कौन सी विधि से करना चाहिए? इस विधि के द्वारा सांद्रण करेंगे अपन, फेन पलवन विधि या जाग पलवन विधि, क्योंकि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसी विधि से होता है, फेन पलवन या जाग पलवन विधि के द्वारा। सांद्रण हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं ऑक्साइड निर्माण। तो ऑक्साइड निर्माण के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो निस्तापन से कीजिए या कीजिए बर्जन से। तो ये जो आपके पास में अयस्क है कॉपर पायराइट, इसका ऑक्साइड निर्माण आप कौन सी विधि से करना चाहेंगे, निस्तापन के द्वारा या बर्जन के द्वारा? देखिए सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क का क्या होगा, यहां पर वायु की उपस्थिति में जलाना पड़ेगा, यानी उसका क्या होगा, बर्जन। तो फेन पलवन विधि से उसका सांद्रण करने के बाद में अपन उसका क्या करेंगे, बर्जन करेंगे। CuFeS, ये हो गया इसका बर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको अपन ने क्या कर दिया, जला दिया, दहन कर दिया। जलाएंगे तो कॉपर, सबसे पहले कॉपर और आयरन दोनों अलग अलग होंगे। देखो ये कॉपर और आयरन दोनों का सल्फाइड है, तो जब आप इसको वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो कॉपर का सल्फाइड अलग हो जाएगा और आयरन का सल्फाइड है वो अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये कॉपर का सल्फाइड अलग और ये आयरन का सल्फाइड हो जाएगा अलग। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में अगर सल्फर भी बाहर निकलता है, ये इसको मैं संतुलित करके लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए 4 सल्फर थे, 3 ही सल्फर यूज हुए, 1 सल्फर बच गया। तो थोड़ी बहुत मात्रा में जो सल्फर बचा है उसका दहन हो जाएगा और क्या बन जाएगी, SO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉपर और आयरन दोनों के सल्फाइड अलग हो गए, अब इन दोनों का दहन हो जाएगा। Cu2S, ये यहां पर आपको मेरे ख्याल से दिखाई अगर नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहां तक। नॉर्मली देखो रिएक्शन है CuFeS2, इसके O2 के साथ रिएक्शन हुई तो Cu2S कॉपर का सल्फाइड अलग हो गया, Fe आयरन का सल्फाइड अलग हो गया। फिर उसके बाद में दोनों का अलग अलग दहन होगा। रिएक्शन आपको ध्यान में, ये कॉपर सल्फाइड का दहन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2, आयरन सल्फाइड का दहन करोगे तो आयरन ऑक्साइड प्लस SO2। तो ये इसके अंदर बर्जन के अंदर होने वाली विक्रियाएं हैं, इनको संतुलित करके लिख लीजिएगा आप। बर्जन में इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है और अपने पास में कॉपर और आयरन दोनों के क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे। अब अपने मेन प्रोसीजर पर आते हैं। अब अपने को करना है उसका अपचयन, और कॉपर के अपचयन के लिए आपको किसी अपचायक की जरूरत नहीं है, इसका स्वतः अपचयन होता है, सेल्फ रिडक्शन। और जैसे आयरन का अपचयन अपन ने किया था, तो अपन ने एक भट्टी ली थी, वाता भट्टी। ठीक उसी प्रकार से कॉपर का अपचयन करने के लिए ये भट्टी काम में लेते हैं। इसका नाम होता है बेसेमर परिवर्तक। ये जो भट्टी आपको सामने दिखाई दे रही है, इसका नाम बेसेमर परिवर्तक होता है। और इसके अंदर जो भी प्रोसीजर होंगी उसे बेसेमरीकरण कहेंगे अपन। जैसे वाता भट्टी के अंदर जो प्रोसीजर होती है उसको अपन परगलन बोलते हैं, वैसे इस भट्टी में होने वाली सभी प्रक्रिया बेसेमर परिवर्तक। अब देखिए बेसेमर परिवर्तक इस भट्टी में अपने को करना क्या है। ये भट्टी बनी हुई है आपके सामने, देखिए स्टील का आवरण, ठीक वैसी भट्टी है, स्टील का आवरण है। 2 लेयर दिख रही होंगी इसमें भी, बाहर वाला जो लेयर है वो किसका है, स्टील का है,
और अंदर वाला जो लेयर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, गालक। देखिए इस बार अपन ने क्या किया, स्टील की भट्टी थी और उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेप लगा देंगे अपन। गालक, गालक मिलाने की जरूरत नहीं है, पहले ही गालक का लेप कर दिया अपन ने, ठीक है ना। एस क्या था आपके पास में, कॉपर का एस का या तो सल्फाइड के रूप में है या ऑक्साइड, दोनों रूप में रहेगा ये। वैसे तो अपन ने इसका दहन कर दिया तो ऑक्साइड ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकता है कि सल्फाइड भी आ जाए, ये दोनों। इसके साथ साथ इसमें अधात्री है, आयरन ऑक्साइड अभी बना था आपके पास में, और आयरन ऑक्साइड नहीं है तो आयरन सल्फाइड है, ये अधात्री है। अगर दहन नहीं हुआ तो अब यहां पर हो जाएगा दहन, तो ये अधात्री है आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। इस अधात्री को अपने को यहां से एक तो अलग करना है, ठीक है। सॉरी यहां पर देखो आयरन ऑक्साइड, क्षारीय अधात्री है, तो इसके लिए अपने को गालक कैसा लेना पड़ेगा, अम्लीय। और ये गालक मैंने कैसा ले लिया, क्षारीय ले लिया, तो अम्लीय गालक ले लेते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। क्षारीय अधात्री के लिए गालक कैसा चाहिए, अम्लीय चाहिए। तो आपका जो भी एस का उसको इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसमें देखो ये पाइप लगी हुई है, ये पाइप में देखो यहां पर छेद है, इनको बोलते हैं सुंडिकाएं। यहां से आप गर्म हवा प्रवाहित करेंगे, इसमें हॉट एयर प्रवाहित करने से ये जो एस का ये भी गर्म हो जाएगा। गर्म वायु प्रवाहित करके ये इस एस को आपको क्या करना है, गर्म करना है, और गर्म होने से इसकी विक्रियाएं होंगी। अब भट्टी देखिए, नॉर्मली आपको समझ में आ गई, सीधी सी भट्टी है, बाहर स्टील का आवरण है, अंदर गालक SiO2 का लेप लगा हुआ है और पाइप लगी हुई है जिसे सुंडिकाएं बोलते हैं, और इस सुंडिकाओं के द्वारा अपने को गर्म वायु इसमें प्रवाहित करनी है। बस यही है भट्टी में, कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है। फिर देखिए रिएक्शन क्या क्या होंगे आपके पास में, क्या है, या तो है कॉपर सल्फाइड या है कॉपर ऑक्साइड। स्वतः चयन होगा तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस SO2, SO2 गैस निकल जाएगी और क्या बन गया, कॉपर। अधात्री क्या थी, Fe। अगर FeS है, मान लीजिए FeO की जगह अधात्री अपने पास में क्या आ जाए, FeS आ जाए, तो उसका भी यहां पर पहले दहन हो जाएगा। अगर वर्जन में दहन नहीं हुआ है तो यहां हो सकता है FeO प्लस SO2, ठीक है। संतुलित करके लिख लेना आप इसको, ये लीजिए। अब ये जो FeO अधात्री प्लस SiO2 गालक, दोनों रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, ये धातुमल बनाएंगे, आयरन सिलिकेट, और ये विक्रिया इसकी होगी कंप्लीट। बस इतनी विक्रियाएं होती हैं इसमें, स्वतः अपचयन की ये विक्रिया कंप्लीट हो गई। ये अधात्री और गालक की विक्रिया, कॉपर शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद में जो भट्टी अपना बेसेमर परिवर्तक है उसको टेढ़ा करके और उसमें जो एस होता है उसको बाहर उड़ेल दिया जाता है। जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने यहां पर इसको कॉपर को गिरा दिया, नीचे गिराते वो धीरे धीरे ठंडा होकर के जमने लगेगा। और रिएक्शन में देखिए आप कौन सी गैस निकल रही है, SO2 गैस निकल रही है। तो आप जैसे भट्टी में से कॉपर को बाहर डाल देंगे तो उसमें से SO2 गैस बाहर निकलती रहती है, इसमें से SO2 गैस निकल रही है बाहर, और ये नीचे डाल दिया तो ये जम भी रहा है। तो जमते समय इसमें से SO2 गैस निकलने के कारण इसकी जो सतह होती है ना, उस पर फपोले से बन जाएंगे। भाई जम रहा है, उसी समय SO2 गैस निकल गई तो वहां की सतह तो ऊपर खबर हो गई। तो ये जो आपको कॉपर धातु प्राप्त होती है ना, इसको फपोलेदार कॉपर कहते हैं। यहां पर आपको जो कॉपर धातु प्राप्त हुई है उस कॉपर को क्या कहते हैं, फपोलेदार कॉपर या फपोलेदार तांबा इसको कहा जाता है। तो ये कॉपर का निष्कर्षण कंप्लीट हुआ। बस छोटा सा है, शॉर्ट सा, इसमें ज्यादा रिएक्शन भी नहीं है। वर्जन की रिएक्शन है 2 और 2 रिएक्शन बेसेमर परिवर्तक की है। लास्ट में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, फपोलेदार कॉपर प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।